हेलो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने टीचिंग में कंप्लीट कर लिया है। दैट इज मीनिंग ऑफ टीचिंग, वेरियस डेफिनेशंस। जितने भी डेफिनेशंस हैं वो हमने कर लिए हैं। साथ ही साथ में हमने कर लिया है टाइप्स ऑफ टीचिंग। दैट इज फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। और अभी जो हम लोग कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं वो है दैट इज वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग और फीचर्स ऑफ टीचिंग। ये हमारा रहेगा लेसन नंबर 2, क्योंकि ये जितने भी हमने पॉइंट्स किए हैं वो लेसन नंबर 1 में कंप्लीट किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ टीचिंग। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद चंदवानी भावना नेचर अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करने ना भूलें। पहला फीचर है अ प्रोफेशनल एक्टिविटी। भाई अगर मैं टीचर की बात करूं तो क्या कोई भी आदमी टीचर बन सकता है? आजकल तो यही देखने में आता है। बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वो 12th पास करके FY पास करके टीचर बन जाते हैं, लेकिन क्या उनमें वो क्वालिटी होगी? तो जवाब है नहीं। क्यों भाई नहीं? क्योंकि अगर मैं बात करूंगा टीचर की तो टीचर एक क्या है? टीचर एक है प्रोफेशनल। यानी टीचर बनने के लिए आपको प्रोफेशनल डिग्री चाहिए। भाई कैसे सर, बताइए जरा। देखिए, अगर आप स्कूल में पढ़ाते हो तो आपको डीएड की आवश्यकता होगी, दैट इज डिप्लोमा इन एजुकेशन। अगर आप हायर सेकेंडरी स्कूल में या जूनियर कॉलेज में पढ़ा रहे हो तो आपको जरूरत पड़ेगी बीएड की, दैट इज बैचलर ऑफ एजुकेशन। अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो तो आपको चाहिए नेट की डिग्री, या फिर सेट, जिस पर्टिकुलर स्टेट से आप बिलोंग करते हो। कहीं कहीं पे इसको स्लेट भी कहते हैं। देन अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाना चाहते हो या रीडर बनना चाहते हो तो यू शुड नीड अ डिग्री ऑफ PhD। तो भाई अगर मैं ऐसे कहूं कि कोई भी आदमी उठा के टीचर बन जाएगा, ऐसे तो आपको हजारों टीचर मिलेंगे, लेकिन क्या उनमें वो क्वालिटी होगी? क्या वो सक्षम होंगे स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी को समझने के लिए? जवाब है नहीं। अगर हर आदमी ऐसे ही टीचर बन जाए फिर तो बल्ले बल्ले हो जाए। टीचर एक क्या है? प्रोफेशनल एक्टिविटी। अभी जैसे मैं अपनी बात करूं, मैंने MCOM किया है, मैंने बीएड किया है, मैंने नेट भी किया है, सेट भी किया है, एमफिल भी किया है, PhD भी किया है, MBA भी किया है। तो दैट इज व्हाट, इफ यू वांट टू बिकम अ टीचर यू शुड हैव अ प्रोफेशनल डिग्री। अगर आप प्रोफेशनल डिग्री के बगैर पढ़ाओगे, हो सकता है आपका टीचिंग बढ़िया हो, मैं नहीं कहता हूं बढ़िया नहीं हो, बट स्टिल आप प्रोफेशनल नहीं होंगे। आप वो स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी को नहीं समझ पाओगे। आप सिर्फ वही पढ़ाओगे जो बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन एक प्रोफेशनल कैसे बिहेव करेगा इसकी जानकारी आपको नहीं होगी। तो पहला इंपॉर्टेंट फीचर है टू बिकम द टीचर, और द पर्सन हु वांट्स टू बिकम अ टीचर must have a professional qualification. It is a professional activity. Second important feature है it is an continuous process. भाई टीचिंग का मतलब ये नहीं है कि आप मंडे को लेक्चर्स लोगे, फिर ट्यूसडे को नहीं लोगे, फिर वेडनेसडे को लोगे, फिर थर्सडे को नहीं लोगे।
It is not like that. Teaching means what? It is a continuous process. आपको अपने स्टूडेंट्स को कंटिन्यूसली लर्न करना है, उनके अंदर इनकलकेट करना है नई नई आइडियाज, नए नए थॉट्स। अगर आप वो इनकलकेट करोगे तो ऐसा नहीं कि एक बार इनकलकेट किया तो बात खत्म। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक बार क्या हुआ, हमारी एक फ्रेंड है मीना, क्या नाम है भाई उसका, मीना। एक दिन मीना के दिमाग में पता नहीं क्या हुआ, उसने अपने मम्मी को बोला, मम्मी मुझे ना 5 लाख रुपए चाहिए। मम्मी कहती है क्यों चाहिए भाई 5 लाख? बोला मैं ना ब्यूटी पार्लर चालू करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। मम्मी ने कहा ब्यूटी पार्लर चालू करोगी तो तुमको पता है महीने में टारगेट रखना पड़ेगा कि इतना कमाना ही चाहिए। ऑफ कोर्स वो खुद ही बोलेगी कि मुझे टारगेट रखना है। तो उसने मम्मी को कहा भाई मैं महीने का अभी नया नया बिजनेस है, मैं एक काम करती हूँ ₹10,000 का टारगेट रखती हूँ। और आज उसका ओपनिंग है, इनॉग्रेशन किया, मुहूर्त किया। इतना बढ़िया मुहूर्त किया कि पहले ही दिन पे आपको 10,000 रुपीज, यानी जो मीना है उसको 10,000 कलेक्शन हो गया। दूसरे दिन मम्मी उठा रही है, उठो भाई जाओ बिजनेस पे। बोला काय का बिजनेस? मेरा टारगेट महीने का 10,000 था, मैंने आज के दिन कलेक्ट कर लिया है और अभी मैं आराम करूंगी, 1 महीने के बाद जाऊंगी। क्या ये आपको लगता है कंटिन्यूस बिजनेस होगा? नहीं। तो जैसे बिजनेस कंटिन्यूस है, टीचिंग इज ऑल्सो कंटिन्यूस। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है बाय बैक ऑफ शेयर्स। अगर आप बच्चों को समझा रहे हो तो आपको कंटिन्यू समझाना है, ऐसा नहीं कि चलो एक बार हो गया। नहीं, फायर इंश्योरेंस क्लेम सिखा रहे हो, म्यूचुअल फंड सिखा रहे हो, कैपिटल स्ट्रक्चर सिखा रहे हो, तो कंटिन्यूअसली आपको अपने स्टूडेंट्स को अपग्रेड करना है। हमने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ टीचर्स के लेक्चर्स अटेंड करते हैं और कुछ टीचर्स को अवॉइड करते हैं। वो क्यों? वो इसके लिए क्योंकि टीचर को समझना चाहिए व्हाट आर द लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर आप में पढ़ाने की ऐसी कैपेबिलिटी है कि आपको लगता है मैं बहुत बढ़िया पढ़ा सकता हूं या पढ़ा सकती हूं, तो कोई भी स्टूडेंट आपका लेक्चर मिस करेगा ही नहीं। लेकिन अगर आपका लेक्चर बोरिंग होगा, आपका लेक्चर मोनोटोनी होगा, कोई एग्जाम्पल्स नहीं होगा, तो डैम श्योर है स्टूडेंट्स आपके लेक्चर को क्या करेंगे भाई? अवॉइड करेंगे। तो दैट इज व्हाट टीचिंग इज नॉट अ वन टाइम अफेयर, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप एज अ टीचर अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। भाई हमको बड़े बड़े जो सक्सेसफुल लोग हैं उनसे समझना चाहिए कितना डेली वो रीडिंग करते हैं। चलिए मैं आपको बोलता हूं, आपके पास टाइम की कमी है। आप अगर ऐसा कहना चाहते हो तो आप दिन में सिर्फ 1 घंटा निकाल के अगर अच्छी तरह से पढ़ाई करो, यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस देखो, अलग अलग वेबसाइट पे अपना नॉलेज अपग्रेड करो, तो देखिए कितना आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा और कैसे आप अपने स्टूडेंट्स को डिलीवर करोगे। मैं ये बात कोचिंग क्लासेस की नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कोचिंग क्लासेस का काम है अपने सिलेबस को पूरा करना। वहां पे कोई करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं होती है। कोचिंग क्लासेस का काम है पैसा लो, पढ़ाओ और बात खत्म हो। और उनकी बात सही भी है, वो एक इंस्टीट्यूशन, वो एक कॉलेज थोड़ी है, वो एक बिजनेस है। लेकिन कॉलेज क्या है? एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है और आप उसके पार्ट एंड पार्सल है। तो आपको अपना नॉलेज क्या करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा। यू शुड लर्न डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेडागॉजी। आपके पास बहुत सारे साधन हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपको अपना नॉलेज अपडेट करना ही पड़ेगा। सो टीचिंग इज व्हाट? अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। अगर मैं डिफरेंट लेवल्स की बात करूं
तो अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो लेवल टीचिंग के 3 प्रकार होते हैं, हमने बहुत बार पढ़ा है। पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, या मेमोरी लेवल लिखिए, बहुत सारे लोग मेमोरी भी बोलते हैं, मेमोरी लेवल। सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और थर्ड है रिफ्लेक्टिव लेवल। भाई ये तीनों क्या हैं, जरा शॉर्ट में समझाइए। बिल्कुल दोस्तों, तीनों की तीनों पॉइंट समझेंगे मेमोरी लेवल, और आगे आने वाले लेसन्स में इसको डीप में भी करेंगे। अगर मेमोरी लेवल की बात करेंगे तो मेमोरी लेवल जो है वो है फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग। यहां पे टीचर क्या करेगा, स्टूडेंट्स को इनकलकेट करेगा पूरा का पूरा नॉलेज एज पर प्री प्लान, और ये सबसे लोवेस्ट लेवल है। यहाँ पे टीचर्स क्या करेगा, इनकलकेट करेगा। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। नाउ अगर मैं अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करूं तो ये मेमोरी लेवल से थोड़ा सा आगे है। यहाँ पे टीचर आपको समझाएगा, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछेगा। जैसे अगर मैं मान लूं मेमोरी लेवल की बात कर रहा हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स को आप समझाओगे तो सही, लेकिन उतना ज्यादा डेवलपमेंट होगा नहीं क्योंकि आप मेमोराइज करवा रहे हो। लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आपको ये पता चल जाएगा कि उसने कितना समझा। मान लीजिए मैं कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर समझा रहा हूं, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, मैंने पूरा का पूरा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी समझाया। 24 जुलाई 1991 को बनाया गया, उसमें एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे हमारे देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस जमाने में वो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। ये सब समझाने के बाद मैं उनसे क्या पूछूंगा, ऑब्जेक्टिव्स, एंड आई विल गेट एन आइडिया कि बच्चों ने कितना समझा है। सो दैट इज व्हाट अंडरस्टैंडिंग लेवल। और थर्ड इंपॉर्टेंट जो लेवल ऑफ टीचिंग है वो है रिफ्लेक्टिव लेवल। नाउ अगर मैं रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करूं तो ये सबसे टॉप में है, दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। यहां पे आप क्या करवाओगे, डीपली थिंकिंग करवाओगे। डीपली थिंकिंग, क्रिएटिविटी, नई नई आइडियाज, नए नए थॉट्स। यानी अगर मैं एकदम लोवेस्ट लेवल पे बोलूं तो मेमोरी लेवल, एक स्टेप आगे बढ़ूं तो अंडरस्टैंडिंग लेवल, और एक स्टेप आगे बढ़ूं तो रिफ्लेक्टिव लेवल। तो अगर मैं पिरामिड बनाता हूं तो सबसे नीचे, उसके ऊपर, उसके ऊपर, तो ये हो जाएगा मेमोरी लेवल, ये हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल, और ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिव लेवल। तो कहने का अर्थ ये है कि लेवल ऑफ टीचिंग 3 प्रकार की होती है। जो सबसे लोवेस्ट दैट इज मेमोरी, उससे थोड़ा ऊपर अंडरस्टैंडिंग। हम लोग बिल्कुल डीप में करेंगे, डोंट वरी। यहाँ पे एक छोटा सा फीचर है, इसके लिए शॉर्ट में समझा रहा हूँ। आगे चल के मेमोरी लेवल किसने दी थी, उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, हर एक चीज हम मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल को समझेंगे। तो ये हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर हो गया, डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। देन इट टेक्स प्लेस इन डायनामिक एनवायरनमेंट। नाउ अगर मैं टीचिंग की बात करूं, लोगों को लगता है टीचिंग यानी ये हमारा क्लोज्ड क्लासरूम है, ये बेंचेस हैं, और यहां पे बैठ के क्या हो जाता है, बस हमको स्टडी करवानी है। नहीं, जरूरी नहीं है कि आप खाली एक क्लोज्ड रूम के अंदर पढ़ाएं। कुछ कुछ
इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी हो सकती हैं जहां पे आप अलग अलग तरीके अपना सकते हैं, जैसे कि ऑडियो विजुअल एड्स दिखा सकते हो, यानी कि अगर मैं बोलूं तो प्रोजेक्टर के थ्रू समझा सकते हो, या कहीं कहीं पे चलिए मैं मानता हूं कि रिसोर्सेज लिमिटेड है हमारे पास, लेकिन अगर 1 महीने में 15 दिन में एक बार अगर आप कोई एक्टिविटी आउटसाइड द क्लासरूम समझा रहे हो, जैसे मान लीजिए मुझे समझाना है परफेक्ट कंपटीशन। नाउ व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। आप बच्चों को मार्केट लेके जाओ, वेजिटेबल मार्केट लेके जाओ, वहां पे आप देखेंगे बहुत सारे सेलर्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे बायर्स मिलेंगे। तो दैट इज व्हाट टीचिंग का मतलब ये नहीं है कि इट शुड बी ओनली टीच इन द क्लासरूम, नॉट एट ऑल। It always takes place in dynamic environment. The next important हमारा फीचर है, इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ये एक प्रकार का आर्ट भी है, ये एक प्रकार का साइंस भी है। भाई अगर मैं टीचिंग बोल रहा हूं ये आर्ट भी है और साइंस भी है, तो पहले ये समझना पड़ेगा आर्ट क्या है और साइंस क्या है। आर्ट यानी कला, साइंस क्या होता है? साइंस मीन्स सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। अगर मैं कला की बात करूं तो हमारे देश में अलग अलग प्रकार की कला है, जैसे एक्टिंग हुआ, सिंगिंग हुआ। अभी हर आदमी अमिताभ बच्चन तो नहीं बन सकता ना, हर आदमी शाहरुख खान तो नहीं बन सकता, क्योंकि वो आर्टिस्ट है। उनका एक्टिंग करने का नजरिया ही अलग है। हम किसको कहते हैं यार ये तो रियल एक्टर है? हम उसको ही रियल एक्टर कहते हैं जब वो पर्टिकुलर एक्टिंग कर रहा है, उस एक्टिंग के जो कैरेक्टर है उसके अंदर वो घुस जाए। जैसे अगर मैं बोलूं कि शाहरुख खान अपने फिल्मों में जो रोल प्ले करता है उस रोल का नाम क्या है, तो आप सब लोग बोलेंगे, बताइए भाई कमेंट बॉक्स में क्या बोलते हैं इसको, मतलब वो कौन से नाम से ज्यादा फेमस है? राहुल, बिल्कुल। अगर मैं सर अमिताभ बच्चन की बात करूं तो सर अमिताभ बच्चन को कौन से नाम से लोग जानते हैं? विजय। विजय दीनानाथ चौहान, आपका नाम दीनानाथ चौहान, हाँ मांडवा। तो हर आदमी आर्टिस्ट नहीं बन सकता, उसमें वो एक अलग प्रकार का कैपेबिलिटी चाहिए। हर आदमी सही टीचर नहीं बन सकता। हर टीचर को हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन अगर आपको वो तरीका समझ में आ गया, you will become a very powerful and successful teacher. Science. Science means systemized body of knowledge. अगर मैं साइंस बोलूं तो साइंस में क्या होता है भाई? रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस। सेम टू सेम टीचिंग में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर आपको टीचर बनना है तो बीएड लेवल पे आप माइक्रो टीचिंग सीखो, आप अलग अलग कम्युनिटी वर्क सीखो, नेट सेट लेवल पे अलग अलग नए नए नॉलेज की बातें सीखो और वो प्रिंसिपल्स अपनी लाइफ में अप्लाई करो। जैसे कोई भी टीचर पढ़ाता है तो वो कैसे जाता है? इजी टू डिफिकल्ट। कभी आपने देखा है टीचर आपको पहले डिफिकल्ट सम करवाए फिर बाद में इजी सम करवाए? ऐसा होता ही नहीं। तो जैसे साइंस में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, टीचिंग में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो इसके लिए कहा जाता है टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो मुझे लगता है यहां तक समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं।
It is it is essentially an intellectual activity. टीचिंग ऐसा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है. ऑफ कोर्स फिजिकल हमको पूरी स्टेज कवर करनी है, लेकिन सोचना तो दिमाग से ही पड़ेगा. वी हैव टू यूज अवर ब्रेन. जब टीचर पढ़ाता है तो कोई कोई टीचर्स क्या करते हैं, पूरा का पूरा जो लेक्चर है वो पूरा का पूरा नोट्स बना के जाते हैं. बहुत सारे टीचर्स पॉइंट्स बनाते हैं और बहुत सारे टीचर्स गॉड गिफ्टेड होते हैं. उनको अचानक से एग्जाम्पल याद आ जाता है सिचुएशन के हिसाब से और वो एग्जाम्पल देते हैं. चाहे आप कोई भी एक्टिविटी करो, आपको ब्रेन को तो यूटिलाइज करना ही पड़ेगा. दैट इज व्हाट टीचिंग इज नॉट अ, आई कैन से फिजिकल एक्टिविटी, बट इट इज अ मेंटल और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी. आपको अपने वर्ड्स के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कि मैं कौन से वर्ड्स बोल रहा हूं या बोल रही हूं. और ये तभी पॉसिबल है जब आप कंटिन्यू क्या करते हो, प्रैक्टिस. हमारे देश में आपको पता है रिसेंटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी का गठन किया गया है. वो आई थिंक सो 2022 तक इम्प्लीमेंट हो जाएगी. और वो इतनी बढ़िया शिक्षा नीति है, बहुत बढ़िया एडवांटेज होगा न सिर्फ स्टूडेंट्स को लेकिन टीचर्स को भी. बहुत सारे लोग टीचर्स का जॉब इसके लिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनको लगता है टीचर्स का सैलरी बहुत बढ़िया होता है, वर्किंग आवर्स बहुत कम होते हैं. भाई ये आपकी गलत धारणाएं हैं. अगर मैं आज भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूं तो वो इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं देते. वर्किंग आवर्स तो पूछो ही नहीं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जैसे वर्किंग आवर्स हैं. तो आप टीचिंग तभी ज्वाइन करिए जब आप में वो पैशन हो. भाई मुझे एक बढ़िया सा टीचर बनना है. बहुत सारे टीचर्स मैं देखता हूं बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया. टीचर्स वो होने चाहिए जो रोल मॉडल बने. स्टूडेंट बोले कि मुझे इस टीचर के जैसा ही बनना है, तो अपने ब्रेन को अच्छी तरह से यूटिलाइज करना पड़े. नई शिक्षा नीति में तो इन बातों को बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाएगा क्योंकि टीचर्स का भी ग्रेड होगा. ए टीचर, ए ग्रेड कौन सा टीचर है, बी ग्रेड कौन सा टीचर है, सी डी. आपकी क्वालिटीज डिसाइड करेंगी कि आप ए कैटेगरी में आ रहे हो, बी में आ रहे हो, सी में आ रहे हो, डी में आ रहे हो. सिर्फ मेरा एक रिक्वेस्ट है हमारे गवर्नमेंट को कि जब भी आप स्टूडेंट से फीडबैक लो, ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं, तो जरूर उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स का फीडबैक लो जो एकदम रेगुलर हो. अभी आज एक स्टूडेंट आया जिसने फीडबैक दिया, वो कभी कॉलेज या स्कूल, कॉलेज पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ, अटेंड ही नहीं किया या बहुत कम अटेंड किया. उनसे मैंने पूछा भाई मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो बोलते हैं सर आप हिस्ट्री पढ़ाते हो. अरे बाप रे. अकाउंट्स के टीचर को बोल रहे हो आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या फीडबैक देंगे. तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. सेम टू सेम टीचर को भी समझना चाहिए स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी. स्टूडेंट जब पर्टिकुलर टीचर समझाता है तो ये एज्यूम करता है कि मैंने समझाया तो स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए. जब वो दूसरी बार रिपीट करेगा तो बहुत शॉर्ट में रिपीट करेगा, तीसरी बार और शॉर्ट में, चौथी बार और शॉर्ट में, पांचवी बार बोलेगा क्या भाई तुम बार बार मेरे से वही बात पूछ रहे हो. भाई हर स्टूडेंट का जो सोचने का नजरिया है, समझने का नजरिया है, वो अलग अलग होता है. आप कभी किसी को नहीं कह सकते हो कि ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है.
नहीं, कोई भी क्वेश्चन जो होता है वो सिली क्वेश्चंस नहीं होता, तो ये बात ध्यान में रखनी है। The next important point है, teaching is an interactive process. Interactive between what by? अगर मैं इंटरएक्टिव की बात करूं तो टीचर, स्टूडेंट या जिसको हम लोग लर्नर कहते हैं, करिकुलम। तो टीचिंग जो है वो एक इंटरएक्टिव प्रोसेस है बिटवीन टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम के बीच में। टीचर स्टूडेंट को क्या समझाएगा? करिकुलम समझाएगा, नहीं तो बरबर करेगा पूरा दिन, अपनी स्टोरी बताएगा, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैंने ये मेहनत की है, मैंने वो मेहनत की है, तो खाली उसी पर्टिकुलर टीचर ने मेहनत की है, बाकी लोगों ने मंजीरा बजाई है। ये तभी पॉसिबल है जब आप करिकुलम बरोबर नहीं हो। हमारे देश में जब तक ये नई शिक्षा नीति आए, आर्ट्स वाला बच्चा कॉमर्स नहीं जानता, कॉमर्स वाला बच्चा साइंस नहीं जानता, साइंस वाला आर्ट्स नहीं जानता। लेकिन जैसे कि हमको पता है कि न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में ये सिस्टम खत्म हो जाए, आप क्या ले सकते हो? कॉम्बिनेशंस। तो दैट इज व्हाट टीचिंग इज नॉट an independent process, it is an interactive process between teacher, student and curriculum. Then next important feature है high degree of autonomy. टीचर जब अपने क्लास में खड़ा हो जाता है तो वो उस क्लास का कौन हो जाता है? राजा। और स्टूडेंट कौन होती है? प्रजा। राजा कैसे भी घूमे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट प्रजा को चलना पड़ता है राजा के मुताबिक। टीचर के पास फुल फ्रीडम है कि वो कैसे समझा रहा है, किस तरीके से समझा रहा है, वो अकाउंट्स कैसे करा रहा है, इकोनॉमिक्स कैसे करा रहा है, टैक्स कैसे करा रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कारपोरेट फाइनेंस कैसे करवा रहा है। ही इज हैविंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस। एक बात बहुत बढ़िया से जान लो, अगर स्टूडेंट फर्स्ट नंबर आता है तो उसमें टीचर्स का योगदान बहुत कम है। ये किसका ऑब्जेक्टिव था? स्टूडेंट। लेकिन अगर स्टूडेंट फेल होता है और वो स्टूडेंट रेगुलर है तो ये जिम्मेदारी किसकी है भाई? टीचर। सर ये तो नाइंसाफी है। बिल्कुल नाइंसाफी नहीं है भाई। अगर मैं बात करूं, रामायण की बात करेंगे तो श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, या महाभारत की बात करेंगे तो पांचों भाइयों को उनके गुरु ने सेम स्टडी करवाई थी, फिर भी यहाँ पे श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने और महाभारत का हीरो कौन था? अर्जुन। तो अर्जुन पहला नंबर बना, वो उसका लक्ष्य था। और अगर कोई स्टूडेंट फेल होता है और वो रेगुलर है तो उसमें टीचर की कोई ना कोई कमी है। तो दैट इज व्हाट, अगर आपके पास क्लासरूम के अंदर ऑटोनॉमी है, उसका अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है और एक सक्सेसफुल टीचर बनना है। दैट इज व्हाट हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। सर एक बात बताइए, आप बोल रहे हो इतनी डिग्रीज चाहिए, इतना ऑटोनॉमी चाहिए, क्या आप रेगुलर लेक्चर्स लेते हो? बिल्कुल लेता हूं दोस्तों। अगर मैं रेगुलर लेक्चर की बात करूं
तो मेरा डेली लेक्चर 9:30 बजे होता है नेट सेट का। कहाँ पे भाई? अनअकैडमी। मैं कौन हूँ? मैं डॉक्टर विनोद चांदवानी, एक एजुकेटर हूँ अनअकैडमी में। ये मेरे लाइव लेसन्स जो अभी फ्री वाले हैं, जिसमें आपको 1 रुपया भी पे करने की जरूरत नहीं है। 17 तारीख को मेरा जो कंप्लीट हो चुका है वो है कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट। 21 तारीख का जो लेक्चर स्टार्ट होने वाला है वो है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस मैनेजमेंट, समय भी लिखा है। और 22 है, ये 22 नवंबर जो है वो इम्पोर्टेंट सा बिजनेस मैनेजमेंट। सर इन लेसन्स को हम कैसे देखें? इन लेसन्स को देखने के लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा अनअकैडमी में। मेरा जो 19 नवंबर से कोर्स चालू होने वाला है वो है कोर्स ऑन इनकम टैक्स पार्ट 2, जिसमें मैं पूरा का पूरा सैलरी खत्म करवा दूं। क्योंकि इंट्रोडक्शन टैक्स का पार्ट, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन, रेसिडेंशियल स्टेटस, स्कोप ऑफ टोटल इनकम कंप्लीट कर लिया है। और मेरा जो कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है बिजनेस मैनेजमेंट, दिन 26 नवंबर से, जैसे ही टैक्स पूरा होगा 26 नवंबर से शुरू होगा इंटरनेशनल बिजनेस, और 5 दिसंबर से शुरू होगा मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो पूरा हो जाएगा मेरा कोर्स 13 दिसंबर, और अप्रॉक्सीमेटली 16 दिसंबर या 17 दिसंबर से मेरा नया कोर्स शुरू होगा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, अकाउंटेंट ऑडिटिंग, और ये चलेगा 18 जनवरी तक। पूरी कॉमर्स में सबसे लेंदी यूनिट 2 हैं, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और अकाउंट्स हैं। पहला है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और दूसरा है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। दोस्तों ये हमारी अनअकैडमी की फीस है। 1 महीने की 2100, 3 महीने की 1750, 6 महीने की 1400, 12 मंथ्स की 875 और 24 मंथ्स की खाली 525। अगर आप अभी प्रिपेयर करना चाहते हो तो मेरा तो सजेशन है कि मिनिमम आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो। क्या फायदा अगर मैं 6 महीने का एक साथ लूं? एक तो आप देखो 1400 पर मंथ है खाली, और अगर आप मेरा कोड फॉलो करते हो, डेट इज विनोद 14101975, तो आपको सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हमने कंप्लीट किया वेरियस फीचर्स ऑफ टीचिंग, और हमारा अगला आने वाला जो लेसन होगा वो होगा वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। सर आपने बोला था कि पेपर 1 में आप टीचिंग और लॉजिकल रीजनिंग दोनों एक साथ बढ़ाओगे। बिल्कुल, मैं दोनों कंटिन्यू पढ़ाऊंगा। टीचिंग के साथ मैं लॉजिकल रीजनिंग भी स्टार्ट करूंगा, और ऐसे नोट्स बाकी हैं, जैसे ही नोट्स रेडी हो जाएंगे मैं लॉजिकल रीजनिंग भी स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। टेक केयर, बाय बाय, शब्बा खैर, टेक केयर ऑफ यूअरसेल्फ, बाय बाय।